इसी युद्ध से जुड़ी हुई, इनफैक्ट अमेरिका से जुड़ी हुई ये खबर है ईरान को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की चीन को इस वक्त बड़ी धमकी मिल गई है। चीन ईरान हथियार सौदे पर डोनाल्ड ट्रंप सख्त होते हुए नजर आए हैं। ईरान को हथियार भेजे तो खैर नहीं होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो चीन ऐसा करता है तो नतीजे और खराब होंगे। एक तरफ जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार धमकी दे रहे हैं। चीन को सीधी धमकी दी है। हमारे साथ श्याम कुमार सर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। श्याम सर, अब आगे यहाँ से युद्ध की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत बेनतीजा रही और ट्रंप लगातार ईरान और साथ ही चीन को भी हथियार सप्लाई को लेकर धमका रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। ये तो होना ही था, इसमें कोई शक नहीं है और मेरी तो कोई आकलन में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे। जब से 28 फरवरी से आप लगातार सुन रहे हो अपने चैनल पे और सारे चैनल्स पे सब जगह कह रहा हूँ, लेख भी लिख दिया इसके ऊपर। एक लाइन कहूंगा, अभी जोशे बहारा देखना है, अंधेरे में और अंधेरा देखना है। अभी तो शुरुआत है। यूएसएस पेटरसन और यूएसएस मर्फी का कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गल्फ में जाना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट माना जाएगा मेरे हिसाब से एज ए नेवल वॉरफेयर, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं। क्योंकि ये शिप से पहले मनामा से पहले जो सारे माइन सुपर्स थे खासकर वो मलाका ले जाए गए थे और पुराने माइन सुपर्स को ये इन्होंने हटा दिया था और कुछ नए माइन सुपर्स मॉडिफाइड जो उन्होंने सिंगापुर मलाका में रखे थे, जो सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ लगातार 8, 9, 10, 12 मार्च तक हम लगातार डिस्कस करते रहे। जापान का मैरीटाइम फोर्सेस को रीग्रुपिंग करना 50 इयर्स के बाद और ऑल एम्फीबियस वॉरशिप्स और माइन सुपर्स को जो उसके बेस्ट हैं वर्ल्ड में, उनको एक कमांड में लाना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था जापान की डिफेंस फोर्सेस में, जो कि एक प्रिपरेशन है इसी का। अब आप समझ सकते हो कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसने 2 रास्ता बनाया ईरान ने और कहा कि जब आप घुसोगे तो आपको हम चेक करेंगे, जो बिल्कुल आईआरजीसी के कोसाम आइलैंड के बगल से होगा, और जब आप निकलोगे जो लद्दाख के साउथ से होगा तब आप पर टोल टैक्स लगेगा। तो घुसने का मतलब क्या हुआ कि वारशिप्स को चेक किया जाएगा। अमेरिका ने टेबल टॉक के साथ कल सुबह अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स को जो अब्राहम लिंकन के साथ खड़े थे उनको अंदर भेजा। मनामा फ्लीट को तो एनर्जाइज करना ही पड़ेगा। गल्फ की कंट्रीज के जो नेवल फ्लीट है, इसी पर आप ये बताइएगा, क्योंकि आप तो ये पहले ही कह चुके थे कि ये जो 2 हफ्ते हम कह रहे हैं फिर से हम डिस्कस करेंगे और फिर से मालूम चलेगा कि बातचीत उतनी सफल यहाँ पर हो नहीं पाई है, यहाँ तो बिल्कुल ही फेल साबित हो गई। अब ये बताइएगा, आई एम श्योर ये तस्वीर आपने देख ली होगी, जेडी वेंस जब जा रहे हैं बड़े उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो नाराज भी लग रहे हैं। अब ये भी समझाइए कि चूंकि अमेरिका बहुत सीरियस था इसीलिए जेडी वेंस को इस्लामाबाद भेजा गया, यानी कि सिर्फ औपचारिकता नहीं थी कि सिर्फ बातचीत हो जाएगी फिर आगे देखा जाएगा युद्ध रुकता है कि नहीं। अब ये बॉडी लैंग्वेज क्या समझ में आ रही है और अकॉर्डिंग टू योर शायरी क्या वो अंधेरा अमेरिका करने वाला है क्या आप श्याम सर? ये बॉडी लैंग्वेज तो उनके जब जहाज पे चढ़ रहे थे तब से मैं देख रहा हूं, जब वो चले थे अमेरिका से, और वो तब चले जब ईरान पहले आ चुका था। उन्हें पता था पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। ये कहा भी गया था कि जेडी के वेंस के जान को खतरा है पाकिस्तान में, और पहले भी 2-4 बार ऐसे हो चुका है विश्व में। अमेरिका की कहानी है। तो ये सब डिस्कशंस हुए थे, मैंने उसी समय देख लिया था। हालांकि ये कहने की बात है, मैं आज नहीं कह रहा हूं, आपको लगातार कह रहा हूं, डी डे अभी आया नहीं है। ये मैरीटाइम एंगेजमेंट की तैयारी की है अमेरिका ने 4 सालों में, और डी डे अभी आया नहीं है। एडमिरल ब्रैड कूपर की बात सुने कल तो उन्होंने एक चैनल क्लियर कर दिया है। मैंने 3 दिन पहले कहा था 600 माइन्स अमेरिका ने हटाया है, जो MH-60 हेलीकॉप्टर माइन हंटिंग के द्वारा। डिस्टेंट आजकल माइन सुपर्स विजिबली नहीं हटाते किसी माइन्स को। आजकल मैग्नेटिक माइंस, प्रॉक्सिमिटी माइंस, डिफ्यूजिंग माइंस, प्रेशर माइंस, इन माइंस को कोई खतरा नहीं लेगा। श्याम सर, आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर इस जंग से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है वो दर्शकों को बताते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, ईरान ने यूएस पर ठीकरा फोड़ दिया है। इस फेलियर के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ये कहा है ईरान ने। तो देखिए रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ही जिम्मेदार है इस फेलियर के लिए कि अगर बातचीत नहीं बन पाई है, समझौता नहीं हो पाया है, ईरान इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि यूएस इसको लेकर जिम्मेदार है, यूएस पर पूरा ठीकरा फोड़ता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। और इन सब के बीच ईरान अमेरिका के बीच जो बातचीत फेल हुई है, इससे जुड़ी हुई ये खबर है, इस्लामाबाद में जो बैठक हो रही थी वो बेनतीजा निकली, उसका कोई कंक्लूजन यहाँ पर निकल नहीं पाया। 21 घंटे एक लंबी बैठक और उसका नतीजा कुछ भी नहीं। We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement.
We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. और हमारे साथ ओपी तिवारी सर भी जुड़ गए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर, क्या रिएक्शन है आपका? अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस ने साफ कहा कि बातचीत बेनतीजा रही। उधर जानकारी ये मिल रही है कि ईरान यूएस पर ठीकरा भी फोड़ रहा है और ये भी कह रहा है कि नेगोशिएशंस पर हम आगे फिलहाल कोई बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, जिसकी शुरुआत, जिसकी बेस न्यू एक झूठ पर पड़ी है तो कभी हो नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद कभी भी नहीं थी कि ये सक्सेसफुल होगी टॉक। लेकिन जहां यूएस का सवाल है, यूएस अपना डोमिनेंस चाहता है, ईरान चाहता है कि मेरी शर्तों पर हो। तो इस शर्त में एक समझौते पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। बिकॉज जब तक उनकी 15 डिमांड, इनकी 10 डिमांड एक बीच पे रास्ते पर नहीं पहुंचेंगे तो ये कैसे होगा? अब अमेरिका चाहता है कि हम इसको पूरा कंट्रोल करें, जैसे लीबिया का हो, इराक हो, ऐसे कंट्रोल करेंगे तो कैसे होगा उनका? तो इस तरीके से ईरान तो मानेगा नहीं। अब ईरान की हालत बहुत खराब हो चुकी है, देयर नो डाउट अबाउट इट, काफी बुरी हालत है। लेकिन फिलहाल इन्होंने पर रिसोर्सेज है, समय के साथ सुधर भी सकता है। लेकिन आज ईरान के पास ऐसी इनहेरेंट कुछ ताकत है कि भले जीत नहीं पाया, हरा नहीं पाया, लेकिन एक न्यूसेंस इजराइल के लिए और यूएस बेसिस के लिए हमेशा बना रहेगा। ये अमेरिका को समझना चाहिए था। अब जिस तरीके से पहले प्रतीत हो रहा था कि जिस तरीके से 9 या 10 बेसेज इनके बर्बाद हो चुके थे, 20 या 21 इनके एयरक्राफ्ट यूएस के जमीन पे जा चुके थे, जबकि इजराइल का एक भी नुकसान नहीं हुआ था, कभी भी नुकसान नहीं हुआ था। उस चक्कर में देखिए लग रहा था कि शायद ये सीज फायर में पहुंचे। ये बिल्कुल ट्रंप के ऊपर वहां के लोगों का दबाव था, विश्व के कई देशों का दबाव था, सारे देशों का दबाव था, लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। ईरान भी मेरे ख्याल से अपनी कंडीशन उसकी काफी फर्म थी, लेकिन कुछ बात अगर आगे बढ़ती, कुछ अगर अमेरिका कुछ नीचे झुकता तो ईरान भी अवश्य झुकता, तभी वार्ता सफल हो सकती थी। लेकिन जिस वार्ता की जगह ही पाकिस्तान है, तो वहां से किसी तरीके से कुछ उम्मीद करने की कोई संभावना नहीं थी। इसीलिए मैंने इससे पहले भी यही सवाल रोविंदर सर से भी किया था कि ये जो वेन्यू चुना गया इस्लामाबाद, इसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन रहा। हालांकि ओपी तिवारी सर, अब ये बताइएगा, आपने कहा कि जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो, यानी कि शुरुआत ही ऐसे हुई हो। अब आप इसको सरल भाषा में समझाइए। दोनों तरफ से जो शर्तें रखी गई, यानी कि अगर 15 इधर से और 10 उधर से, आपको क्या लगता है किसकी शर्तें ऐसी रही होंगी जो कि मानने के बिल्कुल काबिल नहीं है, या दोनों तरफ से इस तरह की प्रॉब्लम हुई? क्योंकि ईरान तो वहां कह रहा है कि पूरी गलती यूएस की है। ओपी तिवारी सर, देखिए, मैं इसमें थोड़ा इजराइल को लाना चाहूंगा। इजराइल बार बार करा, जब वार्ता की बात हो गई थी तभी इजराइल ने जाके बेरूट में अटैक किया और काफी लोगों को मारा। तो इजराइल के ऊपर भरोसा करना कितना मुश्किल था ईरान के लिए, असंभव था। और उसके बारे में फर्म कमिटमेंट अगर ईरान का यूएस अगर दे पाता तो हो सकता कुछ आगे बढ़ सकती थी। दूसरी बात है कि हॉर्मुज को खोलना, एक ही तो इनके पास हथियार है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना बिना शर्त के, ये ईरान को कतई संभव नहीं था। बिकॉज उसको तो अभी फंड चाहिए, जनरेट चाहिए, बिकॉज रीबिल्ड करने के लिए। अमेरिका का नुकसान तो वो बढ़ जाएगा बिकॉज अब मजबूत है, लेकिन ईरान का नुकसान के लिए उसको कोई ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए। तो ईरान की बात जो सैंक्शंस थी और जिनके फंड्स जो फंसे हुए थे उनको रिलीज करना था। ये मेरे ख्याल से अगर एक दो बातें भी मान जाते अमेरिका कि सैंक्शंस हटा देते और जो फंड्स इनके फंसे हुए हैं दूसरे देशों में वो रिलीज हो जाते तो इनके बिल्डअप के लिए आसान हो जाता। तीसरी बात एक कहना चाहूंगा, मिसाइल्स की एक्टिविटी तो ईरान अगर बंद कर देगा तो फिर वो कहीं का नहीं रह पाएगा। न्यूक्लियर का तो मान ली कि बात तो पहले से भी कर रहा था, मान जाऊंगा, लेकिन मिसाइल्स और अदर वेपन्स अगर इजराइल जब चाहेगा उसको तबाह कर देगा। तो ये शर्त तो ईरान को कभी भी मान्य नहीं होगा, बिकॉज अपने आप को अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की हालत हो जाएगी अगर ये मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम अगर बंद कर दे तो। ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा पॉइंट रहा होगा जो ईरान कभी भी नहीं झुकेगा, भले ही बर्बाद हो जाए इस पर।